वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट 3 वीडियो में मैंने जेईई एडवांस 2019 का पेपर 1 डिस्कस किया था। आज से हम लोग पेपर 2 डिस्कस करेंगे। तो पेपर 2 का मैं सेक्शन 2 डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि न्यूमेरिकल टाइप है। मतलब इसका आंसर न्यूमेरिकल वैल्यूज आती है, आपको ऑप्शन नहीं गिवन होता है। इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं इसमें, जिसमें करेक्ट करने पे आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपने नहीं किया या गलत किया तो 0 मार्क्स मिलेगा उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसमें आपको 2 वेक्टर गिवन है। वेक्टर ए इक्वल 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर बी i कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, और एक वेक्टर है सी जो अल्फा और बीटा के टर्म्स में अल्फा ए प्लस बीटा बी। एक चीज़ और गिवन है यहाँ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑन ए प्लस बी इज 3√2। फिर हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है उसकी। आइए करते हैं इसको। प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए प्लस बी, ये हम जानते हैं, इसको हम ऐसे फाइंड करते हैं, सी डॉट ए प्लस बी अपॉन जिस वेक्टर के अलॉन्ग प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं उसका मॉडुलस से डिवाइड होता है। सी डॉट ए प्लस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, ये हमें गिवन है 3√2। ए प्लस बी क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ए प्लस बी हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप, और इसका मॉडुलस हो जाएगा 3√2, और सी हमारा है अल्फा ए प्लस बीटा बी डॉट ए प्लस बी करना है, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी 3√2, और इधर भी 3√2 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर यानी 18। अब ये डॉट प्रोडक्ट करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, अल्फा ए डॉट ए, ये याद रखिएगा, ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर होता है। किसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर, बी डॉट ए बीटा बी डॉट ए प्लस अल्फा ए डॉट बी प्लस बीटा बी डॉट बी यानी मॉड बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 18। यहाँ से मॉडुलस ए स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 6 आ जाएगा। मॉड बी का स्क्वायर भी 6 होगा, यहाँ भी 6, ये भी 6, तो ये 6 कॉमन लेंगे हम, 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये बी डॉट ए और ए डॉट बी तो इक्वल होता है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो यहाँ भी बी डॉट ए कॉमन आएगा और बीटा प्लस अल्फा। अब बी डॉट ए भी फाइंड कर लीजिए, बी डॉट ए या ए डॉट बी, 2 प्लस 2 माइनस 1 यानी 3, ये बी डॉट ए आ गया 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू 18। ये अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कॉमन आ गया, 9 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा हो गया ये, फिर वो 18 डिवाइड होगा तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल 2। हमें अल्फा बीटा में एक रिलेशन मिल गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 2, और हमें फाइंड करना है C माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। C माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 2 है, ये याद रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 2, C माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी, तो ये हो जाएगा C डॉट सी। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, A क्रॉस बी डॉट सी, A क्रॉस बी क्या होता है, A क्रॉस बी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A एंड B। जिस प्लेन में वेक्टर A और B लाई कर रहे हैं उसी प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाता है A क्रॉस बी, और ये C इक्वल अल्फा ए प्लस बीटा बी है, डैट मीन्स C लाइज इन द प्लेन ऑफ वेक्टर A एंड B। अगर आपको ऐसा दिया हुआ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेक्टर्स, इफ अ थर्ड वेक्टर is linear combination of two another vectors,
देन दैट थर्ड वेक्टर लाइज इन द प्लेन ऑफ दोज टू वेक्टर्स जिनका वो लीनियर कॉम्बिनेशन है। सी यहाँ वेक्टर है और वेक्टर बी का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो सी लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो सी तो इस प्लेन में लाई कर रहा है, अगर ए और बी का प्लेन ऐसा है, दिस इज ए दिस इज बी, तो सी कहीं यहाँ पे कैसे भी लाई कर रहा होगा। ए क्रॉस बी क्या होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी सी का हमें डॉट प्रोडक्ट ऐसे वेक्टर से निकालना है जो उसके परपेंडिकुलर है, और हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। तो सिंपली ए क्रॉस बी डॉट सी जीरो हो गया, यानी हमें सी डॉट सी फाइंड करना है। सी डॉट सी यानी मॉड सी स्क्वायर, यानी आपको अल्फा ए प्लस बीटा बी का स्क्वायर फाइंड करना है। ये हम जानते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में ए प्लस बी का स्क्वायर या इसके मॉड का स्क्वायर दोनों एक ही बात है। ये होता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ए डॉट बी। हमने ये फाइंड किया था ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो 6 है, तो ये 6 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ए डॉट बी 3 होगा, ए डॉट बी 3 होगा, आप देख लीजिए, प्लस 6 अल्फा बीटा। ये आ गया 6 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसे हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, इसे हम लिख सकते हैं 6 इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा। हमें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। मिनिमम वैल्यू के लिए इस स्क्वायर का मिनिमम होना जरूरी है, स्क्वायर मिनिमम होगा, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होती है 0, यानी अल्फा माइनस बीटा जब 0 हो, डैट मीन्स अल्फा इक्वल बीटा हो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल 2 है और अल्फा इक्वल बीटा है, डैट मीन्स वो दोनों ही 1 होंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 1 18 इस क्वेश्चन का आंसर है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का सिंपल एप्लीकेशन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट और इसमें बाइनोमियल थ्योरम को मिक्स किया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 एक डिटर्मिनेंट वैल्यू है सिग्मा के इक्वल 0 to n, अनदर इज एन सी के इंटू के स्क्वायर, दिस इज के इक्वल 0 to n, सिग्मा एन सी के इंटू के इक्वल 0 to n, एंड लास्ट वन इज सिग्मा एन सी के इंटू 3 की पावर के इक्वल 0 to n। ये जो डिटर्मिनेंट है 2 into 2 मैट्रिक्स का, ये 0 गिवन है और हमें फाइंड करना है, ये 0 है फॉर सम इंटीजर n, फॉर सम इंटीजर n, पॉजिटिव इंटीजर n, यानी 1 2 3 4 ऐसा कोई इंटीजर n है जिस पे ये डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। हमें फाइंड करना है सिग्मा एन सी के अपॉन के प्लस 1 के इक्वल 0 to n, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें n की वैल्यू मिल जाए। अगर n की वैल्यू मिल जाएगी तो हम यहाँ n की वैल्यू रख देंगे और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो n की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, इसमें आप इसे तो जानते हैं, फर्स्ट जो है k इक्वल 0 to n, इसकी वैल्यू तो बहुत आसान है, n इंटू n प्लस 1/2, ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। हम इसकी वैल्यू भी जानते हैं, एन सी के इंटू 3 की पावर k। बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n,
ये होता है सिग्मा एन सी के एक्स की पावर के इक्वल 0 to n। तो यहाँ पे x की प्लेस पे 3 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 + 3 4 की पावर n। ये तो 4 की पावर n हो जाएगा। अब असली काम इन दोनों को फाइंड आउट करने में है, इनकी वैल्यू क्या होगी। इसके लिए हमने बाइनोमियल थ्योरम में काफ़ी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह का यूज करके उनके जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज का बहुत सारे रिलेशन फाइंड आउट किया होगा। तो आप इसको देख लीजिए कैसे करेंगे। मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ बोथ साइड। n × 1 + x की पावर n - 1 इक्वल एन सी के एक्स की पावर k का k × x की पावर k - 1। इसमें ध्यान ये दीजिएगा k इक्वल 0 नहीं होगा, k इक्वल 1 होगा, क्योंकि जब हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो फर्स्ट टर्म मिलता है NC 0 जो कि कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यानी डिफरेंशिएशन का जो पहला टर्म है वो NC 1 से स्टार्ट होता है। डैट मीन्स फॉर k इक्वल 1। ओके, इसका मैं अगेन डिफरेंशिएशन करता हूँ। n × n - 1 इंटू 1 + x की पावर n - 2 अगेन किया। अब जब फर्स्ट टाइम हमने डिफरेंशिएशन किया था तो NC 1 कांस्टेंट बचा था, तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब NC 2 से शुरू होगा, तो k इक्वल 2 to n NC k, इसका डिफरेंशिएशन k - 1 × x की पावर k - 2। ओके, एक चीज़ और हम ध्यान दे सकते हैं, k इक्वल 0 से स्टार्ट है ये, तो सभी k इक्वल 0 से स्टार्ट हो तो हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ k इक्वल 0 रखने से तो ये पूरा 0 ही हो रहा है, तो मैं 1 की जगह 0 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। k इक्वल 0 to n, क्योंकि 0 रखने पे 0 ही आ रहा है, हम इस पूरे समेशन में 0 ऐड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। यानी NC k × x की पावर k - 1। सिमिलरली ये k इक्वल 2 है, 0 पे ये 0 हो रहा है, k इक्वल 1 पे ये 0 हो रहा है, तो इसे भी मैं k इक्वल 0 से स्टार्ट कर सकता हूँ। अब हम अगर इस वाले में इस वाले इक्वेशन में x की जगह 1 रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, n × 1 + 1 2 की पावर n - 1, n × 2 की पावर n - 1 इक्वल k × NC k इक्वल 0 to n। यही तो था ये, इसकी वैल्यू हमें मिल गई n × 2 की पावर n - 1। ओके, इसमें भी हम लोग x की जगह 1 रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, n × n - 1 2 की पावर n - 2 इक्वल्स टू NC k × k - 1। ये मिला हमें। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, यहाँ k² - k हो रहा है, ये NC k² - k, दिस इज इक्वल टू n × n - 1 2 की पावर n। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, एडिंग दिस एंड दिस 1 and 2, हमारे पास आएगा n तो कॉमन आ जाएगा, n × 2 की पावर n - 1 कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा आपका, वहाँ तो 1 ही बचेगा, यहाँ n - 1 × 2, क्योंकि 2 की पावर n - 1 कॉमन लिया तो 2 बचेगा। ये देखिए k × NC k तो ये k कैंसिल हो जाएगा, ये NC k कॉमन लेंगे तो यहाँ k² - k है, ऊपर प्लस k है, k से k कैंसिल, और ये 2n - 2 + 1 n + 1। सॉरी, ये 2 की पावर n - 2 था, तो हमें 2 की पावर n - 2 कॉमन लेना है, तो यहाँ पे एक 2 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यानी ये आएगा n × n + 1 × 2 की पावर n - 2 इक्वल्स टू NC k × k²। यानी इस वाली की वैल्यू ये आ रही है, n × n + 1 × 2 की पावर n - 2, n × n + 1 × 2 की पावर n - 2, दिस इज इक्वल टू 0।
अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। n इंटू एन प्लस 1 फर्स्ट वाले से कॉमन ले लेते हैं, फर्स्ट वाले से कॉमन लिया, अपॉन 2 भी कॉमन ले लिया, तो ये 1 बचा। ये n इंटू एन प्लस 1 कॉमन ही हो गया, एक 2 इसका बाहर चला गया, तो ये 2 की पावर n-3 यहाँ बचेगा, n-1 बचेगा। n इंटू 2 की पावर n-1 4 की पावर n इक्वल 0। ओके, इससे तो n इक्वल 0 और -1 आ रहा है, लेकिन हमारा n पॉजिटिव इंटीजर था, क्वेश्चन में गिवन था ये जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो 0 है n इक्वल पॉजिटिव इंटीजर के लिए, तो हम इसे 0 नहीं लेंगे क्योंकि इससे n या तो 0 आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। तो इसको सॉल्व कीजिए, 4 की पावर n माइनस डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, 4 की पावर n माइनस n, ये हो जाएगा 2 की पावर 2n माइनस 2। 4 की पावर n का मतलब 2 की पावर 2n, 2 की पावर 2n इक्वल n इंटू 2 की पावर n माइनस 2। ये सॉल्व करने पे n इक्वल 4 आ जाएगा, n इक्वल 4, n की वैल्यू 4 आ गई, यानी जो क्वेश्चन में डिटरमिनेंट गिवन था वो n इक्वल 4 के लिए 0 है। ये पूरा n इक्वल 4 के लिए 0 है और हमें फाइंड क्या करना है, n सी के बाई के प्लस 1। तो n तो हमारा 4 है, k इक्वल 0 टू 4, 4 सी के अपॉन के प्लस 1। k को हम 0 रखने पे 4 सी 0 1 हो जाएगा, k प्लस 1, 4 सी 1 4, 4 बाई 2, 4 सी 2 6, 6 बाई 3, 4 सी 3 4, 4 बाई 4 एंड 4 सी 4 1, 1 बाई 5। ये 6.2 आ जाता है इसका आंसर। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया 6.2। इसमें आपको बाइनोमियल थ्योरम का भी कॉन्सेप्ट यूज करना था और डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का तो था ही ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक सेट एस गिवन है 1 2 3 4 5 6 और किसी भी नंबर को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है, मतलब 1 की भी 1/6, 2 की भी 1/6, 6 एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। ओके, तो इसमें 2 इवेंट दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन को शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। 2 इवेंट हुआ, एक इवेंट ए एक इवेंट बी। इन्होंने कहा है कि बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, एंड 1 इस सिंबल का मतलब है कार्डिनलिटी। अगर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स, तो इसमें कंडीशन ये गिवन है, एक सैंपल स्पेस है जिसके हर एक एलिमेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, यानी 1/6 है। ए और बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और बी और ए के कार्डिनलिटी का ये रिलेशन गिवन है, ये ए बी से ग्रेटर और बी ग्रेटर इक्वल 1 है। इस सिंबल का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। हमें बताना है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी। ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं इसमें ए और बी के, जिसमें ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी हो और कार्डिनलिटी का ये रिलेशन हो, दोनों ही इवेंट इस सेट से होकर आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें यही है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हम जानते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स में होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, मैंने मान लिया ए को, कार्डिनलिटी ऑफ ए को ए मान लिया और कार्डिनलिटी ऑफ बी को बी मान लिया। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इन इवेंट ए इज ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी इज बी, और इनका इंटरसेक्शन जो आएगा
उसको मैंने सी मान लिया। इंटरसेक्शन को भी कंसीडर करना यहाँ बहुत ज़रूरी है, उसके बिना ये क्वेश्चन होगा नहीं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे ये क्वेश्चन है। अब इसमें एक चीज़ और आपको नोटिस करना है, ए की जो कार्डिनलिटी है वो बी से ग्रेटर होगी, ए ग्रेटर देन बी एंड बी 1 या 1 से ग्रेटर है, यानी कि आप एम्पटी सेट नहीं ले, बी को 0 नहीं ले सकते, ठीक है। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी में रख के देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी c/6। 6 क्यों मैं ले रहा हूँ, क्योंकि सेट एस से ही सारे इवेंट्स आ रहे हैं। एस में टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, तो c/6 इक्वल a/6 इंटू b/6। एक 6 कैंसिल हुआ, a इंटू बी इक्वल 6c। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। इस c पे और b की वैल्यू डिपेंड करेगी। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं क्या क्या हो सकता है। केस 1, इसमें मैंने c को 1 कंसीडर कर लिया। c को जब हम 1 लेंगे तो a इंटू बी 6 हुआ। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको a को b से ग्रेटर लेना है। a b से ग्रेटर लेना है तो इसमें मैं क्या ले सकता हूँ, मैं a को 6 ले लेता हूँ, b को 1, a को 6 b को 1, a b इक्वल 6c है। a को मैंने 6 लिया, b को मैंने 1 लिया। हमारा सेट था 1 2 3 4 5 6, यानी इन 6 में से 6 एलिमेंट ले लिया मैंने कोई भी, तो क्या हो गया इसका टोटल कॉम्बिनेशन 6c6। आउट ऑफ 6 वी हैव टू सेलेक्ट 6 एलिमेंट्स। फॉर b इक्वल 1 हम 6 में से कोई सा भी एक ले लें, 6c6 इंटू 6c1। a इक्वल 3 भी ले सकता हूँ मैं, b इक्वल 2, तब भी 3 इंटू 2 6 होगा। लेकिन a इक्वल 2 और b इक्वल 3 हम नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा लेने पे a b से स्मॉलर हो जाएगा, b a से ग्रेटर हो जाएगा, जो कि हमें नहीं लेना है। तो a के लिए मैंने 6 में से मुझे 3 एलिमेंट लेने हैं, तो 6c3। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, b इक्वल 2 है तो 6c2 ले सकता हूँ क्या, जैसे मैंने इसमें 6c1 ले लिया था आराम से, ऐसा यहाँ किया जा सकता है। देखिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सेट ए मैंने ले लिया 1 2 3। सेट बी के लिए मुझे 2 एलिमेंट लेने हैं। मैंने ऐसे एलिमेंट ले लिए जो सेट ए में नहीं है। अगर मैंने ऐसा कर दिया, 6c2 का मतलब क्या होगा, 6 में से कोई सा भी 2 एलिमेंट लेना है, तो वो 2 एलिमेंट इससे बाहर भी हो सकता है, 1 2 3 के अलावा भी हो सकता है, आई मीन सेट ए से बाहर हो सकता है। तो मैंने ले लिया 4 5। इसकी प्रोबेबिलिटी तो 3/6 यानी 1/2 हो गई, इसकी 2/6 यानी 1/3 हो गई। इंटरसेक्शन तो 0 आ गया, ए इंटरसेक्शन बी 0, ए इंटरसेक्शन बी 5 है, सॉरी 0 नहीं, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट्स में तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल पी ए इंटू पी बी होता है, जो कि यहाँ नहीं आ रहा है। यानी हम ऐसा एलिमेंट नहीं ले सकते जो सेट ए से बिल्कुल ही बाहर हो। यानी जो 2 एलिमेंट लेने हैं हमें, उसमें सेट ए से कुछ ना कुछ कॉमन होना जरूरी है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ये तो मैं नहीं कर सकता कि दोनों ही अलग ले लें। क्या मैं दोनों इसी से ले सकता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 2 3। क्या हम दोनों एलिमेंट सेट बी से ले सकते हैं, 2/6 इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। इंटरसेक्शन भी तो यही है, क्योंकि बी ए का ही तो पार्ट लिया है मैंने, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/3। इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 1/6 और ये है 1/3, इक्वल आया ही नहीं। यानी हम दोनों के दोनों एलिमेंट सेट बी से नहीं ले सकते। डैट मीन्स ये भी कंडीशन गलत है। यानी ये क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, एक इसमें से ले लूँ एक बाहर से, यानी मैंने जैसे 2 ले लिया, 4 5 6 ए में नहीं है, इसमें से एक ले लिया 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, इसकी 2/6 यानी 1/3। इंटरसेक्शन में अब सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इज 2, तो एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी 1/6, इन दोनों का प्रोडक्ट 1/6, ये इक्वल आ गया। यानी बी ऐसा सेट लेंगे हम जिसका एक एलिमेंट तो सेट ए का होगा, एक एलिमेंट सेट ए का नहीं होगा। डैट मीन्स 6c3, एक एलिमेंट मुझे ए में से ही लेना पड़ेगा, यानी 3c1। ए के पास 3 एलिमेंट है, एक एलिमेंट मैं बाहर से लूँगा, यानी बाहर जो 3 बच गए, 3c1। ओके, ए सी इक्वल 1 पे ए इंटू बी 6 आया था, इसका यही 2 केस बनेगा।
अब हम c इक्वल 2 लेते हैं। c इक्वल 2 का मतलब ए बी इक्वल हो गया 12, ए बी इक्वल 12 हो गया तो मैं a को 6 b को 2 ले सकता हूँ। 6 से ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि 6 ही एलिमेंट्स हैं। a इक्वल 6 b इक्वल 2 तो 6c6 इंटू 6c2। जब भी आप a को 6 एलिमेंट ले रहे हैं तो आप बिंदास यहाँ 6c2 लिख दीजिए या जो भी आ रहा है, क्योंकि तब कोई टेंशन नहीं है। सेट ए की प्रोबेबिलिटी तो 1 हो गई ना, क्योंकि वो पूरा सैंपल स्पेस को कवर कर रहा है। उस केस में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से ये इंडिपेंडेंट इवेंट बनेगा ही बनेगा। a इक्वल 6 b इक्वल 2। अब दूसरा हम क्या ले सकते हैं, c इक्वल 2 पे ए बी आ रहा है 12, तो a को मैंने 4 लिया, b को मैंने 3 लिया। 4 के लिए 6c4। अब फिर से आपको सोचना होगा b के जो 3 एलिमेंट हैं, 4 इसमें से कितने लेने होंगे हमें। जैसे a के पास 4 एलिमेंट है, यानी 1 2 3 4, b एंड c, a इंटरसेक्शन b में टोटल 3 एलिमेंट होने चाहिए। 2 एलिमेंट बाहर के बच गए 5 और 6, मतलब सेट ए में नहीं है। तो क्या मैं दोनों इसका ले लूँ और एक बाहर, एक ए से। इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/6 यानी 2/3, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/6 यानी 1/2। इंटरसेक्शन एक ही आ रहा है 2 इंटरसेक्शन आ रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। मल्टीप्लाई करने पे ये 1/6 नहीं आएगा, यानी हम दो एलिमेंट बाहर से एक अंदर से नहीं ले सकते, हमें 2 एलिमेंट सेट ए का लेना पड़ेगा। जैसे मैंने 3 4 लिया, एक बाहर से ले लिया 5, 3 4 5। तो अब क्या होगा, इसकी तो 1/2 ही रहेगी। अब हमारे पास 2 एलिमेंट इसमें कॉमन आ रहा है, तो ये 2/6 यानी 1/3। इनको मल्टीप्लाई करने पे ही 1/3, यानी हमें 2 एलिमेंट सेट ए से लेना पड़ेगा, एक एलिमेंट बाहर से। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ तीनों एलिमेंट सेट ए का ले लूँ, 3 4 2? ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी भी प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगी और इन दोनों का प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन को वायलेट कर जाएगा। यानी 2 एलिमेंट मुझे सेट ए से लेना है, सेट ए में 4 एलिमेंट है 4c2, एक एलिमेंट मुझे बाहर से लेना है। c इक्वल 2 पे ए बी इक्वल 12 था, इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा इसमें। c इक्वल 3 पे ए बी इक्वल 18 आ जाएगा। 18 का केस बन तो जाएगा। c इक्वल 3 लिया मैंने, तो 18 हुआ, तो a को 6 b को 3, तो a जब 6 है तो कोई दिक्कत ही नहीं, 6 इंटू 6c3। इसके अलावा इसमें कुछ बन पाएगा। 18 है तो 18 तो और 9 2 जा तो ले नहीं सकते, 6 ही एलिमेंट हैं। c को हमने 4 लिया, तो इसमें भी आपको a को 6 b को 4, तो ये 6c6 इंटू 6c4, कोई टेंशन नहीं है, a 6 था। इसको 5 लिया, a इक्वल 6 b इक्वल 5, 6c6 इंटू 6c5। अगर c को 6 लें तो a b इक्वल 36, वो तभी पॉसिबल है जब a और b दोनों 6 हो, तो दोनों इक्वल नहीं लेना, हमें हमेशा a को ग्रेटर लेना है। तो इतने ही केस बनेंगे, इनको आप सिंप्लीफाई करके ऐड करोगे, आपका आंसर 422 आएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपका जो कीवर्ड था वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स था। उसका जो फॉर्मूला से हमने नंबर भी उसी से डिसाइड करना था और कॉम्बिनेशन भी उसी से डिसाइड करना था। कुछ लोग ये तो कर पाए लेकिन ये नहीं कर पाए और उनका आंसर बिल्कुल डिफरेंट आ गया, और कुछ लोगों ने तो ये भी नहीं किया। तो इस क्वेश्चन में दोनों बातों को ध्यान रखना था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। पार्ट ऐसा, पेपर 1 में भी एक सिमिलर क्वेश्चन था ऐसा, जिसमें हमने वही किंग्स प्रॉपर्टी, या आप गोल्डन कहते हो, ब्रह्मास्त्र कहते हो, जो भी कहो, वही प्रॉपर्टी इसमें लगेगी। क्वेश्चन नंबर 4, 0 to π/2 3 times रूट कॉस थीटा अपॉन रूट कॉस थीटा प्लस रूट साइन थीटा की पावर 5 डी थीटा इक्वल आई। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स
ए टू बी अगर है तो इसे हम ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इससे रिप्लेस कर सकते हैं। इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे पाई बाई टू प्लस जीरो यानी पाई बाई टू माइनस एक्स आई 0 टू पाई बाई टू, जहाँ भी इसमें थीटा है वहाँ आप पाई बाई टू माइनस थीटा कर दो तो कॉस तो साइन हो जाएगा। कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये कॉस साइन हो जाएगा, ये साइन कॉस हो जाएगा, कुल मिला के वही रहेगा। एडिशन है, एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव होता है। अब दोनों आई को हम ऐड कर देंगे, आई प्लस आई 2y 0 टू पाई बाई टू, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर रूट कॉस प्लस रूट साइन आ जाएगा, नीचे पावर में पावर 5 है तो अब कैंसल आउट होके वो रूट कॉस प्लस रूट साइन की पावर 4 हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, रूट कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, रूट कॉस थीटा की पावर 4 से करेंगे क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है। रूट कॉस थीटा की पावर 4 मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से जब आप ऊपर डिवाइड करेंगे 0 टू पाई बाई टू, कॉस स्क्वायर थीटा से जब हम ऊपर डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। रूट कॉस की पावर 4 अंदर जाएगा तो सिर्फ रूट कॉस से डिवाइड होगा, 1 प्लस रूट टेन थीटा की पावर 4। आगे तो काफ़ी सिंपल है, टेन थीटा को आप टी स्क्वायर रख दो, टी स्क्वायर ही रखेंगे क्योंकि अंडर रूट है। तो ये हमारा बन गया 0 टू पाई बाई टू नहीं, अब इन्फिनिटी हो जाएगा और ये टेन थीटा टी स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू टी डी टी। तो ये हो गया, और 3 पहले से था, 3 टू जा 6 टी डी टी अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4। ये 2i इक्वल चल रहा है। आगे काफ़ी सिंपल है, 2 3 जा 6, i इक्वल हो गया 3 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी, t को मैं ये लिख सकता हूँ 1 प्लस टी माइनस 1 और 1 प्लस टी की पावर 4 सेपरेट कर देते हैं। अब तो काफ़ी सिंपल हो गया, पावर 3 है, डायरेक्ट x की पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई होगा और ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। इसका आंसर 0.5 आएगा जब आप इसको इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करेंगे। दिस वन इज बोनस क्वेश्चन, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन IIT में आया है तो काफ़ी सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सर्कुलर परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, साइक्लिक परम्यूटेशन। Question number 5. 5 persons A, B, C, D and E are seated in a circular arrangement. A, B, C, D and E, ये 5 लोग हैं जिनको एक सर्कुलर अरेंजमेंट में हमें बैठाना है, सर्कुलर टेबल मान लो आप, इसमें इन्हें अरेंज करना है। इफ़ ईच ऑफ देम इज गिवन अ हैट ऑफ वन ऑफ द 3 कलर्स, सबको एक एक टोपी पहनानी है और टोपी का जो तीन ही रंग का टोपी है, रेड ग्रीन और ब्लू। आदमी 5 है तो टोपी 5 होगी, उनका कलर अलग अलग है, रेड ग्रीन ब्लू। हो सकता है 2 टोपी रेड हो, 2 ग्रीन हो, 1 ब्लू हो, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होगा। द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द हेड्स सच दैट द पर्सन सीटेड इन एडजेसेंट सीट्स गेट्स डिफरेंट कलर्ड हेड्स, मतलब जो 2 आसपास होंगे उनके पास डिफरेंट कलर का कैप होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, इस पे 5 सीट है, 1 2 3 4 5। मान लीजिए यहाँ A बैठा है, यहाँ B बैठा है, यहाँ C बैठा है, यहाँ D, यहाँ E। तो A के पास अगर लाल रंग की टोपी है तो B और C के पास लाल रंग की नहीं होगी। अगर इसने रेड पहना है तो B और C रेड नहीं पहनेंगे। यही है इस क्वेश्चन में। हाँ, तो ऐसे कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं जब एडजेसेंट जो पड़ोसी हैं उन सब की टोपियाँ अलग हो, अलग अलग रंग की हों। ओके, अगर मान लीजिए एक केस लेते हैं, अगर मैंने 3 लाल और ये मान लिया कि 3 तो रेड कलर की है क्या, 1 ग्रीन है 1 ब्लू है, मैंने इसको रेड पहना दिया तो सिंपल सी बात है इनके पास रेड नहीं होगा, तो इसके पास ग्रीन इसके पास ब्लू, या इसके पास ग्रीन इसके पास ब्लू। लेकिन अब तो ग्रीन ब्लू खत्म हो गया,
एक रेड भी खत्म हो गया तो 2 रेड बचा है, तो 2 रेड इनको पहनाना ही पड़ेगा, तो ये तो सेम हो गए। यानी ऐसा कॉम्बिनेशन हम ले ही नहीं सकते जिसमें 3 रेड हो, यानी 3 रेड तो हो नहीं सकता, 2 हो सकता है। यानी कुछ ऐसा हो सकता है 2 रेड ले लिया, 2 ग्रीन 1 ब्लू, या 2 रेड 1 ग्रीन 2 ब्लू, या 1 रेड 2 ग्रीन 2 ब्लू। ये 3 तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है। हम एक केस के लिए सॉल्व करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सिमिलरली सब ऐसा ही होगा। एक केस के लिए सॉल्व करो, बाकी 2 केस के लिए आंसर वही आएगा। जैसे मैंने फर्स्ट केस कंसीडर किया, इसमें जो डिफरेंट कैप है ब्लू, मैंने उसको फिक्स कर दिया। मैंने मान लिया कि ए ने ब्लू कलर की कैप पहनी है, एक ए ने ब्लू कलर का कैप पहना है, ब्लू कलर का। अब 2 बातें हो सकती है, इसके पास ब्लू है तो इन दोनों के पास ब्लू तो होगा नहीं, और ब्लू वैसे भी एक है। या तो मैं इसको रेड इसको ग्रीन दे सकता हूँ, जब इसको रेड इसको ग्रीन दिया तो यहाँ इसको रेड इसको ग्रीन मिलेगा। एक केस तो ये हो गया। दूसरा, इसको ग्रीन इसको रेड। एक केस ये हुआ कि ये ब्लू, ये तो फिक्स है कि मैंने इसको ब्लू दे दिया है, तो इसके पास ग्रीन इसके पास रेड मान लिया, इसके पास रेड है तो इसके पास ग्रीन इसके पास रेड। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, कि इसको रेड ना देके इसको ग्रीन दे देते हैं, इसको ग्रीन की जगह इसको रेड। तो जब आपने इसको रेड दिया तो आपको इसको ग्रीन देना पड़ेगा, इसको ग्रीन दिया तो ये रेड बनेगा। कुल मिला के 2 केस हो रहे हैं। एक केस में जब मैंने ब्लू दिया तो इसको रेड इसको ग्रीन, दूसरा केस इसको ग्रीन इसको रेड, मतलब सीधा उसका उल्टा। तो टोटल यहाँ पे 2 केस बन रहे हैं जब मैंने ए को ब्लू कलर फिक्स कर दिया है। यही काम मैं बी के साथ कर सकता हूँ, मैं बी को ब्लू फिक्स कर दूँ तब भी 2 केस बनेगा, वही सेम। ऐसे ही सी को जब फिक्स किया तो एक और केस, उसमें भी 2 टर्म आएंगे। तो ऐसे करके 2 × 5 हो जाएगा। 5 लोग हैं, जब ए को फिक्स किया तब 2 केस, जब बी को फिक्स किया तो फिर 2 केस, ऐसे करके 2 × 5 टोटल 10 केस। ओके, अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो मैंने इसके लिए सॉल्व कर दिया। इसके अलावा आपके पास 2 और थे, यानी टोटल 3 थे। तो 3 × 2 × 5 30 इसका आंसर आ गया। सिंपल है। आपको सबसे पहले कॉम्बिनेशन डिसाइड करना था कि रेड 3 हो सकता है यानी, या कोई भी कलर 3 हो सकता है यानी, वो हमने पहले डिस्कार्ड कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो 2 रेड 2 ग्रीन ब्लू और ये 3 कॉम्बिनेशन बनी। एक के लिए क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? जो सिंगल कलर था उसको मैंने फिक्स किया, उसको फिक्स किया तो 2 केस बन रहे थे हर में। मैं 5 के लिए फिक्स करूंगा तो 5 × 2, 3 तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो 5 × 2 × 3 दैट इज 30। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस पेपर। एंड एक और था शायद, इसमें 6 क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल टाइप के। हाँ, एक क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेक इनवर्स आईआईटी है, ये आपको साइन कॉस नहीं देगा। देखिए आगे भी नहीं देगा, ऐसा नहीं कि आपको दे देगा आगे। k = 0 to ∞। इनवर्स का क्वेश्चन का सिग्मा इनका सबसे फेवरेट सिंबल है आईआईटी का। सिग्मा दिया, उसमें भी सेक साइन कॉस ना दे के सेक दिया इन्होंने। 7π/12 प्लस k π/2 इंटू सेक 7π/12 प्लस k+1 इंटू π/2। अब आईआईटी भले ही ना दे, हम इसे कॉस साइन में करके ही सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को। ओके, मैं सिग्मा वगैरह भूल जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। ये 1/cos रेसिप्रोकल में 7π/12 प्लस k π/2, ये भी कॉस
7π/12, इसको थोड़ा ओपन कर देते हैं, +k/2 प्लस π/2। अब आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा ये चीज़ कि cos π/2 प्लस थीटा, इस पूरे को थीटा कर लो आप, cos π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, cos π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा 1/cos, माइनस साइन आगे ले लेते हैं, 7π/12 प्लस k/2 माइनस साइन थीटा यानी साइन 7π/12 प्लस k/2, यहाँ पाई था। ओके, अब ये कॉस एंगल तो दोनों का ही सेम है, कॉस से साइन है, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। 2 कॉस से साइन में क्या होता है, साइन 2 है, 2 माइनस साइन, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, k/, प्लस 7π/6। अभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया। k इक्वल अगर इवन हो, जैसे k को मैं 2 ले लूँ, k अगर इवन हो तो साइन 2π प्लस थीटा, साइन 2π प्लस थीटा तो साइन थीटा होता है। और अगर k ऑड हो, जैसे k अगर 1 है ऑड, तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये जो हमारी वैल्यू आई है, ऊपर लिख देते हैं, ये जो हमारी वैल्यू आई है, जब k मेरा इवन हो, इवन के लिए क्या होगा, जब k हमारा इवन है, साइन 2π प्लस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा -2 साइन 7π/6। 7π/6 की वैल्यू -½ होती है, तो ये 4 हो जाएगा जब k इवन है। सिमिलरली जब k ऑड है तो ये -4 हो जाएगा, क्योंकि ये साइन k/, प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बाकी सारी वैल्यू सेम है। तो k जब इवन है तो ये 4, k जब ऑड है तो ये -4। अब आप समेशन पे आओ, ये k 0 से 10 था, तो 0 से 10 तक हमें जाना है। 0 से 10 में इवन कितनी बार आ रहा है, 0, 2, 4, 6, 8, 10। ऑड कितनी बार आ रहा है, 1, 3, 5, 7, 9। 5 बार ऑड आ रहा है, यानी 5 बार तो -4 आएगा, और 6 बार +4 आएगा। तो 5 बार +4 -4 कैंसिल, एक बार का 4 बच जाएगा, यानी ये पूरा समेशन 4 हो गया। यानी आपके पास सेक इनवर्स 1/4 × 4 है, यानी सेक इनवर्स 1 जो कि 0 होता है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अभी मैंने IIT JEE एडवांस्ड 2019 का पेपर 2 डिस्कस किया, इसका हमने न्यूमेरिकल टाइप के 6 क्वेश्चन किए हैं सेक्शन 2। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेक्शन A और सेक्शन 3 जो भी रेस्ट ऑफ पार्ट बच गया वो डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।